हाय एवरीवन, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आईबी एसीआईयू एग्ज़ाम के बारे में। इसकी नोटिफिकेशन अभी आई हुई है और एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा। लास्ट डेट इसको फिल करने की आई गेस 9 जनवरी 2021 है। तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इसके बारे में हम सब जानेंगे, टेम्परेरी पोस्ट है या फिर परमानेंट है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, सोशल स्टेटस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, कैसे एग्ज़ाम की हम तैयारी करें। तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी एकदम फुल डिटेल में। तो उससे पहले हम मैं थोड़ा-सा मेरे बारे में बता देती हूँ। तो मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और मैंने स्कूल लेवल पे ये सब एग्ज़ाम्स क्वालीफाई कर रखे हैं, जिसमें आता है जेईई मेन्स, जेईई एडवांस, एनटीएससी एंड केवीपीवाई एंड इसमें स्कोर भी सही था। उसके बाद मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन एसएससी सीजीएल 2018 दिया था, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड उसमें मैंने अभी टियर 4 दे रखा है, जिसका लास्ट रिज़ल्ट अवेटेड है। एंड एसएससी सीजीएल 2019 का मैंने टियर 1 क्वालीफाई कर रखा है एंड टियर 2 एंड टियर 3 अभी मैंने दे रखा है, जिसका रिज़ल्ट भी अवेटेड है। एंड करंटली मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर रही हूँ एज़ एन असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। तो ये मेरी प्रोफ़ाइल थी। अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये एक परमानेंट जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक टेम्परेरी जॉब है। इसकी जो पोस्ट है वो 2000 पोस्ट है इस बार, जिसमें यूआर की 989 है, ईडब्ल्यूएस की 113, ओबीसी की 417, एससी कैटेगरी की 360 एंड एसटी की 121। सो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। हम इसको ग्रैब कर सकते हैं, पेपर भी बहुत मुश्किल नहीं आता है इसका। प्रीवियस ईयर अगर हम क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बीएससी ग्रेजुएट तो यू कैन अप्लाई। तो बीटेक बीएससी कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएट। एज लिमिट जो है वो 18 टू 27 है, अगर कोई आपके पास रिलैक्सेशन नहीं है तो। ठीक है, अगर कोई रिलैक्सेशन है तो वो तो हर एग्जाम में होता है कि 5 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स का आपको एड ऑन मिल जाता है उसमें। तो वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके देख सकते हैं। पे स्केल इसमें लेवल 7 रहेगा और इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो है 75,000 के आसपास आपको आती है, सारे एचआरए डीए सब कुछ मिला के 75,000 के अप्रोक्स आपको इन हैंड सैलरी इसकी मिलती है। तो हाँ, सैलरी वाइज तो अच्छी पोस्ट है बहुत। सोशल स्टेटस की अगर हम बात करें तो सोशल स्टेटस एज पर द नॉर्म्स हम अपनी पोस्ट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं बाहर। ठीक है, इवन हम अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते हैं अगर हम किसी सीक्रेट मिशन पे हैं या फिर कुछ है तो इसलिए हम सोशल स्टेटस नहीं बोल सकते कि हमें बहुत ही एक इज्जत वाली पोस्ट है, नहीं, क्योंकि इसमें हम कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे बाहर। रही बात जॉब सिक्योरिटी की, तो हाँ, जॉब सिक्योरिटी इसमें है। बाकी सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी लाइफ रिस्क पे है। इसमें 2 टाइप की जॉब्स होती है, एक आपको डेस्क की जॉब मिलेगी या फिर आपको फील्ड की जॉब मिलेगी। आपको हार्ड पोस्ट भी मिल सकती है इसमें। तो अगर आपको डेस्क की जॉब मिल रही है तो हाँ, ठीक है, ओके, यू जस्ट डू 9 टू 5 जॉब एंड इट्स डन। ठीक है, आपको फील्ड की जॉब मिल रही है तो वो 24/7 की आपकी जॉब हो जाती है और उसमें आपकी लाइफ रिस्क पे ज़्यादा रहती है। और हार्ड पोस्ट पे जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग आ जाती है, तो हाँ, और ज़्यादा लाइफ रिस्क पे हो जाती है, लेकिन आपको बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। अगर आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो ये मेरी फ़ेवरेट पोस्ट है और हाँ, मैं भी अप्लाई करूँगी इसके लिए। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था इस पोस्ट के बारे में। आगे हम देख लेते हैं कि कैसे कुछ क्या एग्ज़ाम होता है। तो इसमें 3 टियर होते हैं बेसिकली, जो हमें दिखते हैं, इसकी हमें प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छे से। सो जो टियर 1 होता है वो होता है हमारा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। इसमें हमारे 100 एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारा जो होता है इसमें 4 पार्ट हम इसमें काउंट करते हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड ए और बी को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो ये हो जाता है हमारा जनरल स्टडीज। ठीक है, तो हमारी जो वेटेज जनरल स्टडीज की है वो सबसे ज़्यादा है, 40 मार्क्स का आता है हमारा जनरल स्टडीज वाला पार्ट। और बाकी ये तीनों 20 20 20। हमें हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.25। तो टोटल हमारा पेपर होता है 100 नंबर का। तो पहले हमारा जो टियर 1 होता है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है
और एक तरह से हम इसको ये नहीं बोल सकते कि हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे लीड लेनी बहुत ज़रूरी होती है टियर 1 में, और आप ये किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, वहाँ पे आपको टियर 1 में लीड लेनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, जो कि कम है, तो आपको अपनी स्पीड उसी हिसाब से अच्छी रखनी है, ठीक है? तो वो आपकी मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको पढ़ना है, मॉक्स कैसे लगाने हैं, तो उस सब से आपकी हो जाएगी। टियर 2 आपका आता है ऐसे राइटिंग एंड प्रेसिज़ राइटिंग। तो ये हम जब टियर 2 हमारा आएगा, अभी तो कोई डेट्स नहीं आई है, उस टाइम पे हम इसकी बात करेंगे। अभी हम मेन फ़ोकस रखते हैं हमारा टियर 1 पे। तो पहले आपका होता है टियर 1, उसके बाद होता है आपका टियर 2, फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है? जब आपका ये टियर 3 होगा, इंटरव्यू होगा, उसी टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास दे शुड बी इन प्लेस, और अच्छे से आपके पास होने चाहिए। और इंटरव्यू में आपका जैसे कि आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में पूछ लिया, आपकी जो भी जॉब है, करंट जॉब या फिर पास्ट जॉब, उसके बारे में पूछ लिया है। तो ऐसे ही पूछते हैं इंटरव्यू के बारे में, आगे आने वाली स्लाइड में आपको बता दूँगी और अच्छे से। तो ये होने के बाद उसका आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में आपका कोई फिज़िकल मेडिकल नहीं होगा कि आपको बोलेंगे कि चलो मतलब इतने देर में आपको इतने किलोमीटर तक भागना है या ऐसा कुछ करना है, वैसा कुछ करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जस्ट मेडिकल होगा कि आपका विज़न सही है, नहीं है, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हो। अ, एक बात आप नोट कर लीजिए, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। सो काइंडली डोंट डू नॉट फिल द फॉर्म। आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपका विज़न जो है वो 6 बाय 6 होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो मेडिकल होने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। फिर अपॉइंटमेंट के बाद जो ट्रेनिंग होती है वो मेन है, आपकी 10 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, आपको भेज देंगे ट्रेनिंग पे। बस उस ट्रेनिंग के बाद आप 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, और उसके बाद ये परमानेंट जॉब है। जॉब थोड़ी-सी हार्ड है, लेकिन अगर किसी में विल है, किसी को करना है इस जॉब को, तो ये सैलरी वाइज़ और हर तरीके से अच्छी जॉब है, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि हम टियर 1 की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश को हम कहाँ से करें? तो मैंने आप यहाँ पे एक बुक की फ़ोटो लगा रखी है, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। तो ये नीतू मैम की बुक है, इसकी वैसे तो 3 वॉल्यूम्स आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो वॉल्यूम 3 जो होती है वो मेन होती है एस्से के लिए। ठीक है, उसमें बहुत ऐसे हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, तो आप वो टियर 2 के लिए ले सकते हैं। उसमें लेटर, ऐसे, प्रेसिस सब बता रखा है मैम ने बहुत अच्छे से कैसे करना है। बाकी टियर 1 के लिए आप लोग इसकी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 कर लीजिए, तो दैट वुड बी इनफ। ठीक है, अगर आपने ये 2 बुक बहुत अच्छे से कर ली हैं, उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी हर कोई बोलता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग करो, हाँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप बचपन से भी करते आ रहे हैं 9 10th क्लास से, तो बहुत अच्छी चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग तो। बट अभी जैसे अब हम एक फ़ोकस करके देखें एग्ज़ाम के लिए, तो ये प्लेन टू पैरामाउंट की दोनों बुक, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। ठीक है? तो इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना ऐसे है कि हमने जैसे ये वॉल्यूम 1 उठा लिया है, ठीक है? इस वॉल्यूम 1 में सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट में 4 चैप्टर्स होंगे आपके, ठीक है? एक होगा आपका वोकैब का, एक होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक होगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का, और आपका होगा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का, ठीक है? ये 4 चैप्टर्स आपने ले लिए हैं। इन 4 चैप्टर्स के आपको रोज़ 10-10 वर्ड्स, जैसे 10 आपने वोकैब के वर्ड्स याद कर लिए हैं, फिर 10 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लिए हैं, 10 आपने इडियम फ्रेजेस याद कर लिए हैं, फिर 10 आपने कन्फ्यूजिंग वर्ड्स याद कर लिए हैं। तो ऐसे आपको रोज़ 10-10 वर्ड्स याद करने हैं। अब जैसे आज आपने आपका डे 1 है, ठीक है? डे 1 पे आपने इसके 40 याद कर लिए हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट डे जब आपका डे 2 होगा, तो आपको नेक्स्ट 40 तो याद करने ही करने हैं, पर इन 40 की रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट 40 पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो आप जब भी नेक्स्ट डे उठते हो, तो पहले इन 40 को रिवाइज़ कीजिए, और क्रैमिंग नहीं करनी है कि आप हाँ, रटने बैठ गए हो कि दिस दिस वर्ड मीन्स दिस, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, इस इडियम का मतलब नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करना है।
आप जस्ट उसको एक रीडिंग दीजिए। जैसे जैसे आप उसको मतलब आपने आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों फिर से पढ़ा, रोज पढ़ेंगे तो आपको अपने दिमाग में जब भी वो वर्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ओके दिस वर्ड मीन्स दिस। ठीक है? तो आपको बस यही आइडिया लेना है, यही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी अगर आपको अपनी डेली रूटीन में वर्ड्स याद करने हैं कि हाँ, आपको बहुत अच्छी राइटिंग लिखनी है और उसमें आपको वर्ड्स चाहिए, तो देखिए वो तो फिर आपको जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, आप कोई मतलब ऐसे लिख रहे हैं, उसमें उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, तो तभी आपको वो चीज़ याद रहेगी, ठीक है? तो ऐसे कर लिया आपने वोकैब वाला सेक्शन याद। ठीक है? उसके बाद आता है आपका ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है? ग्रामर वाले पार्ट में अब क्या करेंगे आप, इसकी जो वॉल्यूम 1 उठाएँगे, उसमें चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है? चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाइए, व आपने चैप्टर 1 पढ़ा, मैम ने रूल्स बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, चैप्टर 1 पढ़ा, सारे रूल्स याद किए, मेन-मेन नोटबुक में आपने नोट किए, उनको नोट करने के बाद नेक्स्ट डे आप फिर से उस चैप्टर के रूल्स को दोबारा पढ़िए जो आपने नोट किए थे। ठीक है? अब आपने वो दोबारा पढ़े, उस दिन फिर आप कोई टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए एंड यू कैन जस्ट प्रेफर द प्रैक्टिस सेट फ्रॉम दिस वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में बहुत अच्छे से मैम ने क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। या फिर आप एमबी पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्पेसिफिकली वही बुक लीजिए, वही बहुत अच्छे नहीं, कोई भी बुक लीजिए, कहीं से भी मॉक्स लगाएँ, आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप ये दोनों वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 कर लेते हैं, तो इवेंचुअली ये लगा लीजिए कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको खुद ही फ़ील हो जाएगा कुछ दिनों बाद कि हाँ, मतलब मेरी पकड़ आ रही है इंग्लिश पे और बहुत सुधरी है इंग्लिश। मुझे पर्सनली आई है ऐसी फीलिंग। ठीक है? तो ये दोनों बुक्स मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो आप इंग्लिश के लिए ये कीजिए। उसके बाद हमारा आता है क्वांट। क्वांट हम कहाँ से करें? तो देखो ये तीनों बुक्स मैंने लगा रखी हैं, अगर कोई भी ये तीनों बुक अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैंने तो कभी मैथ्स पढ़ी नहीं, मेरे पास तो बायो थी, मैं कैसे करूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रही हैं, नॉर्मल क्वांट है ये, मैथ्स नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्वांट है ये, तो एप्टीट्यूड तो अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी आप जब तक एग्ज़ाम आएगा और कोई भी एग्ज़ाम आएगा तब तक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आप ये वाली बुक खरीद सकते हैं क्लास नोट्स जो है राकेश यादव सर के, ये वाली बुक आप खरीदिए, इस पे आप कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से हर किसी कॉन्सेप्ट को। फिर आप ये राकेश यादव सर की 9700 प्लस बुक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी में जितने भी आए हैं अभी तक। केवल सीजीएल नहीं, सारे जैसे कि सीएचएसएल में, स्टेनो एग्ज़ाम में, एमटीएस में मतलब किसी में भी आए हैं, तो वो सारे हैं इसमें। तो अगर आपने ये बुक कर ली है, ये तीनों बुक अगर आपने कर ली है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है मैथ में, फिर तो बस आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स दीजिए, ठीक है? तो आपने नोट से यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप यूट्यूब वीडियोज़ भी फ़ॉलो कर सकते हैं, अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी यूट्यूब वीडियोज़ फ़ॉलो कीजिए। गगन प्रताप सर की बहुत अच्छी है, मैं किसी स्पेसिफ़िक टीचर को नहीं बोलूँगी कि नहीं आप तो बस रैमो सर से ही पढ़िए। आप पढ़ के देखिए जिसका आपको हो सकता है मुझे किसी और का समझ आया और आपको किसी और का समझ आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट सबके अच्छे हैं, जिस किसी का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, वही हमारे लिए पावर बन जाता है, ठीक है? तो आप पहले खुद कीजिए, फिर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी ज़्यादा टाइम अपना वीडियोज़ में बर्बाद मत कीजिएगा, खुद से ही सेल्फ स्टडी ही कीजिएगा। तो पहले नोट्स पढ़िए, फिर ये बुक कीजिए और ये बुक आपको 3 से 4 बार करनी है। ये नहीं कि एक बार कर ली है और हाँ, बस ठीक है, अब तो मैं बस मेरे से अच्छा तो किसी को मैथ्स आता ही नहीं है, नहीं। जब तक आप 3 से 4 बार नहीं करेंगे ना, ना तो आपकी स्पीड बनेगी और ना ही आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। कुछ टाइम बाद तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ओके आई विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है? तो ये कीजिए 3 से 4 बार, उसके बाद ये वाली जो बुक है वो केवल एडवांस मैथ्स के लिए है, ये वाले टॉपिक्स हैं इसमें।
और ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने ये बुक कर ली तो फिर तो एडवांस मैथ्स के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये तीनों बुक अगर आपने 3 से 4 बार कर ली हैं, उसके बाद आपका मैथ्स बिल्कुल डन है, क्वांट बिल्कुल डन है, कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस आप मॉक्स लगाइए एंड आई एम डैम श्योर कि आपके 20 आउट ऑफ 20 सही होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? उसके बाद आता है आपका रीज़निंग वाला पार्ट। अब बच्चे बोलते हैं कि हम रीज़निंग कहाँ से करें, ठीक है? तो रीज़निंग आपको तो रीज़निंग आपको वैसे तो कोई मैं पर्सनली बताऊँ अपनी, तो मैंने कोई बुक प्रेफ़र नहीं की थी रीज़निंग के लिए, मैंने कुछ फ़ॉलो नहीं किया था। मैं बस मॉक्स देती थी और मॉक्स में जो भी यू नो जो भी क्वेश्चन्स आते थे उनसे ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो मैं पर्सनली कोई भी रीज़निंग के लिए बुक मैंने नहीं किया था फ़ॉलो। लेकिन आप ये वाली बुक फ़ॉलो कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है और मैंने अपने कॉलेज टाइम में इस बुक को पढ़ा है, तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग। ठीक है, बाकी रीज़निंग पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बस मॉक्स दीजिए, जितना मॉक्स देंगे उतना आपका क्लियर होगा और रीज़निंग तो हो जाती है जनरली सबसे, तो आप 20 आउट ऑफ 20 बहुत ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ज़ीरो हूँ रीज़निंग में और बिलो एवरेज हूँ, तो ये बुक कीजिए प्रेफ़र, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है? उसके बाद आता है हमारा मेन पार्ट, जो कि हमारी वेटेज सबसे ज़्यादा है जिस चीज़ की, वो है, इसकी वेटेज हमारे पास है 40 मार्क्स का हमारा ये आता है, ठीक है? जनरल अवेयरनेस एंड रीज़निंग, जनरल स्टडीज़ सॉरी, ठीक है? तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा करंट अफ़ेयर्स। तो करंट अफ़ेयर्स हम कहाँ से करें? तो आप इस साइट पे जा सकते हैं। इस साइट पे जो सर हैं, वो डेली करंट अफ़ेयर्स डालते हैं, जो-जो हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर वैसे भी इम्पोर्टेंट है, हमें जानना चाहिए डेली रूटीन में कि क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है? तो यहाँ पे डलते हैं रोज़ और अलोंग विथ दोज़ करंट अफ़ेयर्स रोज़ के सर 10 क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है? तो आप उन करंट अफ़ेयर्स को पढ़िए, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए पढ़ के, तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी हो गई है तैयारी और मैं मतलब अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये साइट बहुत अच्छी है करंट अफ़ेयर्स के लिए, आप फ़ॉलो कर सकते हैं इसको और अपनी नोटबुक में रोज़ वो 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, वो नोट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये हम कहाँ से करें? तो मैंने एक बार एचसीएस की तैयारी की थी, उस टाइम पे मैंने एक बुक खरीदी थी, सैप पब्लिकेशन की, स्टूडेंट एड पब्लिकेशन की। ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई कुडन्ट फाइंड द फोटोग्राफ ऑफ दिस फोटो ऑन इंटरनेट, पर ये बुक अभी मेरे पास है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको, जिसको भी चाहिएगा पर्सनली मैं आपको सेंड कर दूँगी उसकी फ़ोटो। तो आप ये खरीद सकते हैं। अमेज़न पे भी होगी शायद, फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी शॉप पे मिल जाएगी, आपके घर के आस-पास कोई होगी। तो इस बुक में हर एक डिटेलिंग दे रखी है, हर किसी चैप्टर की, ठीक है? जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो हर आर्टिकल बता रखे क्या होता है, रेट्स बता रखी हैं, फंडामेंटल राइट्स, सब कुछ बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो अगर आपको ये चारों चीज़ें पढ़नी हैं, तो आपको मैं तो यही बोलूँगी कि ये वाली बुक ही प्रेफ़र कीजिए। यही है उस बुक का पूरा नाम जो उस बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद आता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है हमारे एग्ज़ाम्स में, लेकिन अब वो है कि हमें तो पढ़ना ही है, हम सिलेबस का कोई पार्ट नहीं छोड़ेंगे। तो आप 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी कर सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट। अगर वो आपने कर लिया तो आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में मार्क्स कटेगा ही नहीं, ठीक है? उसके बाद आती है हमारी स्टैटिक जीके, तो वो आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं। वो ल्यूसेंट इसके लिए बेस्ट है। बाकी अगर आपको किसी ये बुक नहीं खरीदनी है, तो एक और चीज़ वो बेस्ट है, वो है इसके लिए यूट्यूब। ठीक है? तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीके, तो कितने भी अनलिमिटेड वीडियोज़ हैं, किसी भी टीचर को फ़ॉलो कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, तो कर सकते हैं। और अदर सोर्सेज़ से मेरा मतलब यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है?
और मेरा मतलब है यहाँ से न्यूज़पेपर रीडिंग। तो जीएस तो आप ये लगा लीजिए कि आप जितनी पढ़ते हैं ना, उतनी कम है, ठीक है? तो जीएस तो आप कितनी भी पढ़ लीजिए, उतनी ही कम है। आपको ये तो बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद भी आप, जैसे आपने क्वांट पढ़ा है, ठीक है? आपने क्वांट पढ़ लिया, आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरे 20 में से 20 सही हो जाएँगे। लेकिन ये आप ना कितनी भी पढ़ लीजिए, दिन के 20 घंटे पढ़ लीजिए, आप ये तो उम्मीद कभी नहीं कर सकते हो कि मैं 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर दूँगा, ठीक है? तो ऐसी उम्मीद ना रखें, बस अपना 100% दें, हो जाएगा सब। उसके बाद है मॉक्स। जितनी आपकी तैयारी इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी 40% तैयारी आपका साथ देती है, तो उसमें 60% आपका जो योगदान होता है वो होता है मॉक्स का। इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन एनी एग्जाम। मैं नहीं बोल रही क्योंकि कि ये केवल आईबी के लिए है मॉक्स इम्पोर्टेंट, नहीं, हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे आप उसमें बैंक को ले लीजिए, चाहे आप उसमें एसएससी को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, यूपीएससी को ले लीजिए, मॉक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली फेस नहीं करोगे, आप कितना ही पढ़ लीजिए, सब कुछ व्यर्थ है, एकदम वेस्ट है सब कुछ, ठीक है? तो ये कुछ मॉक टेस्ट हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। टेक्स्ट बुक का तो मैं फॉलो करती ही करती हूँ। रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा होती है इसके मॉक टेस्ट में। ऑलिव बोर्ड का भी बहुत अच्छा होता है मॉक्स। और लाइव टेस्ट, एसएससी अड्डा जो है वो हर एग्जाम का लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाता है, तो हमें उसमें पार्ट ज़रूर लेना चाहिए। एक तो इसकी रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा है एसएससी अड्डा के मॉक टेस्ट की, और सेकेंडली वहाँ पे लाइव टेस्ट में वही बच्चे आते हैं जो थोड़े से सीरियस होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक का एक ड्रॉबैक बताऊँ आपको, तो वो ये है कि यहाँ पे थोड़े से बच्चे, मतलब पता नहीं, जैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं उनके। लेकिन उनका कभी टॉपर में नाम दिखता ही नहीं है जब एक्चुअल रिज़ल्ट आते हैं, एक्चुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब हो जाता है, थोड़ा-सा फ्रॉड भी दे देते हैं लोग एग्ज़ाम। लेकिन लाइव टेस्ट में वही लोग देंगे क्योंकि उसके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं लाइव टेस्ट के किसी के पास, ठीक है? तो वही लोग एग्ज़ाम देंगे जो सीरियस होंगे। तो मैं बोलूँगी किसी का भी आप लाइव टेस्ट करिए जॉइन, पर करिएगा ज़रूर। और मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा, अब जैसे आपने मॉक दिया, ठीक है? आज आपने, आपका फर्स्ट मॉक था। आपका सिलेबस हो गया, आपका फर्स्ट मॉक था। आपने मॉक दिया, आपके मार्क्स आए, कुछ 50 नंबर आ गए, ठीक है? 100 में से, एंड यू जस्ट बिलॉन्ग टू यूर कैटेगरी। तो होपलेस नहीं होना है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा नहीं है ये पेपर और नहीं होगा कुछ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जब मैंने पहली बार सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे मेरे 68 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, ठीक है? जिसमें से मैं क्वांट सेक्शन तक तो पहुँच ही नहीं पाई थी। ये मेरी स्पीड थी और मैं यहाँ पे थी। और आज जब मैं मॉक्स देती हूँ तो मेरा स्कोर 180 तक भी पहुँच जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 180 तक भी मेरा मॉक में स्कोर पहुँच जाता है। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है और बहुत ही कुछ लगता है। वो आप जब तैयारी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है कि आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग, नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप ये देखिए कि ठीक है 50 तो आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 50 जो और नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? और जब वो क्यों नहीं आए, उस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है कि अच्छा मेरे को अब ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है? आपको पता चलेगा आपका कौन-सा सेक्शन वीक है। क्या आपकी स्पीड नहीं है या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका जीएस सेक्शन वीक है, क्या वीक है वो तब पता चलेगा। और जो चीज़ आपकी वीक है फिर आप उस पे ध्यान दीजिए, 1 हफ्ते बाद फिर से मॉक दीजिए, ठीक है? पर ऐसा नहीं करना कि आपने कुछ पढ़ा नहीं और चल दिए मॉक देने, और आपने मॉक दिया, आपके नंबर आ गए 100 में से 50 और आप खुश हो जाओ कि अरे वाह! बिना पढ़े 50 आ रहे हैं, मतलब अगर मैं पढ़ लूँगा तो मेरे तो 100 में से 100 आ जाएँगे। लेकिन अगर यही सोचते रहेंगे तो ना तो कभी पढ़ पाएँगे और ना ही कभी 100 में से 100 आ पाएँगे। ठीक है? तो आप अच्छे से तैयारी करके मॉक्स दीजिए, सब अच्छा होगा। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू में कि इंटरव्यू में आपका क्या पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में आपका इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पूछ सकते हैं, क्या सिक्योरिटीज़ हैं, कैसे वर्क करती हैं,
ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, कैसे वर्क करती हैं, किसका क्या क्रैश सिंबल क्या होता है, तो वो सब आपको पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपकी करंट जॉब के बारे में, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको अपने बारे में तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, आप कभी भी जाते हो। अब जैसे मैंने भी आईटी सेक्टर में जब इंटरव्यू दिया था, तो मेरा लास्ट राउंड जो था एचआर राउंड, उसमें मेरे से यही पूछा था, डिस्क्राइब योरसेल्फ। ठीक है, आप बोलिए जो भी आपको अपने बारे में पता है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो आपको एटलीस्ट अपने बारे में तो सब पता होना चाहिए, ठीक है। एंड विद दिस सिनेरियोज, व्हाट आई मीन, सिनेरियोज मतलब आपको वो एक सिचुएशन में खड़ा कर देंगे, ठीक है, कि आप ये हैं और आपके सामने ये सब हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उस सिनेरियो में, ठीक है। तो ये आप एक सिचुएशन दे देंगे, एक केस बना देंगे, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग देखते हैं उस केस में कि आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, तो ये सब आपका इंटरव्यू में होता है। एक बीच में हमने एक चीज स्किप कर दी है, दैट इज टीयर 2। तो टीयर 2 का हम अलग से प्रिपरेशन कर लेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसे की वीडियोस शेयर कर दूंगी, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में नीचे कि क्या चाहते हो। बाकी टीयर 2 की प्रिपरेशन आप जो मैंने आपको बताई है, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 3 है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव के लिए अच्छी बुक है, उसमें सब कुछ दे रखा है, सारे फॉर्मेट्स वगैरह, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बाकी आपको इससे कोई भी डाउट हो इस जॉब के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और, इसकी जो कट ऑफ है वो लास्ट टाइम गई थी 65 फॉर यूआर कैटेगरी, ठीक है। उस टाइम पे पोस्ट भी 1300 थी, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। अब मैंने बोलूँगी कि इस बार भी 65 जाएगी, क्या पता 75 चले जाए, 85 चले जाए, कुछ भी जा सकता है, आपको अपनी तैयारी 100% रखनी है, ठीक है, बिल्कुल 100%। और ये जो 65 थी ये केवल टीयर 1 की आपकी कट ऑफ थी, और आपको टीयर 2 में क्वालिफाई करने के लिए अराउंड ये लगा लीजिए 33% मार्क्स तो यहाँ पे चाहिए ही होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन लास्ट में आपकी जो मेरिट बनती है उसकी तो कट ऑफ अलग ही होती है, वो तो सीन ही पूरा अलग हो जाता है। तो इस मार्क्स से इस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताऊंगी, नहीं पता होगा तो आपको लिंक्स दे सकती हूँ कि आप रेफर कर सकते हैं वो लिंक्स और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना आपकी क्वेरी, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड या thank you so much for watching this video till the end, or I hope that you will subscribe my channel and like this video. Thank you so much all of you. Have a nice day and stay safe.